देखिए, आज जो आपका इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बल्कि मैं इसको कहूँगा कि सिर्फ ये इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का ही पार्ट नहीं है, ये आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी आप इसको पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि जो हमारे पास जो सिक्योरिटीज होती है, सिक्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स या डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, तो उनका वैल्यूएशन कैसे करते हैं, वैल्यूएशन का मतलब क्या है, मूल्यांकन का मतलब क्या है। ठीक है। तो जैसा कि हमने एक बार लास्ट टाइम जब हल्का सा इस पे एक इंट्रोडक्शन रूप में डिस्कस किया था, तो आपको बताया भी था कि सिक्योरिटीज के वैल्यूएशन से हमारा मतलब है कि उस सिक्योरिटी का वो अनुकूलतम मूल्य, ऑप्टिमम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस, संतुलित मूल्य जिसको हम कह सकते हैं, वो निर्धारित करना। ठीक है। जो हमें आज के टाइम में देना चाहिए सिक्योरिटी के लिए। अब क्वेश्चन उठता है कि हम सिक्योरिटी परचेज क्यों करते हैं, यानी कि हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं। भाई, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं रिटर्न के लिए। तो कैपिटल बस्टिंग जैसे आपने पढ़ा होगा, थोड़ा सा उस एंगल से सोचिए कि किसी प्रोजेक्ट में आज आपको 1.5 लाख रुपए लगाने हो, और उससे जो कुछ भी रिटर्न मिलेगा उस सारे की प्रेजेंट वैल्यू अगर मान लीजिए 1 लाख बैठ रही हो, लगाने 1.5 लाख रुपए है और मिलेगा उससे 1 लाख रुपए, तो क्या आप ये सलाह देंगे कि भाई हमें 1.5 लाख रुपए का वो प्रोजेक्ट खरीदना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो ठीक वही सिचुएशन हम लागू करते हैं सिक्योरिटीज के केस में भी। सिक्योरिटीज में हम पूछते हैं कि भाई इस सिक्योरिटीज से कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न मुझे मिल सकता है, जो इसकी पेइंग एबिलिटी आप यहाँ देख भी पा रहे हैं। ठीक है ना, कि जो उसकी पेइंग एबिलिटीज होगी, उस पेइंग एबिलिटीज के बेस पर हम निर्धारित करते हैं। अब ये पेइंग एबिलिटी किस रूप में होती है, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा, इंटरेस्ट के रूप में या डिविडेंड के रूप में या कैपिटल गेन के रूप में। तो जो कुछ हमें मिलना है उस सारे की आज अगर वैल्यू निकाली जाए तो वैल्यू कितनी है। ठीक है। तो उस सारे का आज जो मूल्य है वही उस सिक्योरिटी का वैल्यूएशन। ठीक है। और जैसे कि हमने बताया कि दिस प्राइस मे बी डिफर फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज। आपकी जो सिक्योरिटीज है उस वो अभी मार्केट में जिस प्राइस में बिक रही है, जरूरी नहीं कि ये इक्विलिब्रियम प्राइस पर ही बिकेगी। ये प्राइस उससे डिफर हो सकता है, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। सिक्योरिटीज में क्या कुछ शामिल है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब इंक्लूड्स होते हैं। अब ये ऑप्टिमम प्राइस होता क्या है, मैंने आपको लास्ट टाइम लिखवाया था, मैं इसको फिर से दोबारा वही चीज रिपीट कर रहा हूँ कि सिक्योरिटी का जो ऑप्टिमम प्राइस होगा, यानी कि सिक्योरिटी का जो वैल्यूएशन होगा, वो वैल्यूएशन होगा कि जो कुछ हमें मिलने वाला है उस सिक्योरिटी पर, वो सिक्योरिटी हमें जो कुछ भी कमा कर देगी, उस सारे की प्रेजेंट वैल्यू, मतलब आज जो मूल्य है, प्रेजेंट वैल्यू तो आप समझते ही होंगे, तो उस सारे की आज जो वैल्यू है, उन सब एक्सपेक्टेड रिटर्न की आज जो वैल्यू है, ठीक है, उसका जो जोड़ होगा वही आज के टाइम में उसका ऑप्टिमम प्राइस कहलाता है। ये अगर एक लाइन आपने समझ ली तो समझ लो पूरा सिक्योरिटी वैल्यूएशन आ गया। ये सारा का सारा इसी पर बेस्ड है, इस एक लाइन पर ये पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। ठीक है। और अगर अब जैसे मान लीजिए इक्विटी शेयर्स की हम बात करें, इक्विटी शेयर्स का मूल्य क्या होता है, इक्विटी शेयर्स का प्राइस, जो ऑप्टिमम प्राइस है, वो होता है कि जो हमें फ्यूचर में जितने भी डिविडेंड्स मिलेंगे उन सभी डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू का जो जोड़ होगा वो आज के टाइम में उस इक्विटी शेयर्स का ऑप्टिमम प्राइस कहलाएगा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन उठता है कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालें कैसे। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए जो हम डिस्काउंट रेट लेते हैं, जैसे आप कैपिटल बस्टिंग में कट ऑफ रेट लेते थे, ऐसे यहाँ आपकी जो डिस्काउंट रेट होगी वो रेट होगी कि इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कितना कर रहा है, यानी कि इन्वेस्टर द्वारा एक्सपेक्ट की गई रेट, जिसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। तो ये जो मैंने हाईलाइट की हुई है कि ऑप्टिमम प्राइस ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी is the sum of the present value of all expected returns that can be earned during the holding period of security, discounted at the rate generally expected by investors। और वो उस रेट पर डिस्काउंट होती जो इन्वेस्टर जनरली एक्सपेक्ट करते हैं। अब मैं चाहता हूं कि 20% मिले तो सिर्फ मेरे को कोई नहीं पूछेगा, मैं 20% चाह रहा हूँ, वो 15% चाह रहे हैं, वो 12% चाह रहे हैं। इन जनरल ऑन एन एवरेज इन्वेस्टर कितना रिटर्न चाह रहे हैं। ठीक है।
ऑन एन एवरेज इन्वेस्टर जो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, उस रेट पर इसको डिस्काउंट किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इस जिसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं। और फिर उसके बाद डिसीजन किस तरह से लिया जाता है कि अगर करंट मार्केट प्राइस जो आपने मार्केट में चल रहा है वो इक्विलिब्रियम प्राइस से कम हो, मान लीजिए इक्विलिब्रियम प्राइस आता है 160 रुपये और वो सिक्योरिटी मिल रही है 150 रुपये में, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये सिक्योरिटी कैसी है, दिस सिक्योरिटी इज अंडर वैल्यूड सिक्योरिटी, ठीक है। तो भाई ये सिक्योरिटी जो है इसका मूल्य कम आका हुआ, ये 150 रुपए में मिल रही है, मार्केट प्राइस इसका 150 रुपए है, जबकि इसका इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो 160 रुपए होना चाहिए। आज की डेट में अगर इसका वैल्यूएशन किया जाए तो ये 160 रुपए में मिलनी चाहिए, लेकिन मिल रही है कितने में, मिल रही है मात्र 150 में, यानी कि सस्ती मिल रही है, अंडर प्राइस सिक्योरिटी है, ठीक है। तो हम इसको परचेज करने का, बाय करने का हम उसको जो है सलाह देंगे। और अगर उल्टा हो, अगर मान लीजिए मार्केट प्राइस तो उसका हो 150 रुपए लेकिन इक्विलिब्रियम प्राइस हमारे हिसाब से बैठ रहा हो मात्र 120 का, तो हम कहेंगे भाई ये महंगी है, इसको आप मत खरीदिए। तो उस केस में हम इसको नहीं खरीदने का ऑप्शन देंगे, या अगर आपके हाथ में है तो हम सेल करने का ऑप्शन देंगे कि इसको बेचो और बेचकर आप निकल जाओ, प्रॉफिट कमाओ, उसके बाद दोबारा जब ये इसके सही प्राइस पर आए तो आप इसको खरीद लेना। So if the current price is less than equilibrium price, securities are called undervalued and recommended to be purchased. और रिवर्स सिचुएशन में इसे हम ओवर प्राइस बोलते हैं या ओवर वैल्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आई थिंक इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब मैं शेयर्स की जो बात कर रहा था कि शेयर्स का वैल्यूएशन कैसे होता है, देखो अगर आपको इस चैप्टर पर एक अच्छी से पकड़ और बनानी है तो मैं आपको एक रिकमेंड और करूंगा कि जो एक तो गॉर्डन मॉडल है और एक वाल्टर मॉडल है, उन दोनों पर मैंने दो अलग अलग वीडियो बनाए हुए हैं, ठीक है, यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे। तो गॉर्डन मॉडल जो है उसको आप एक बार अच्छे से देख लो। गॉर्डन मॉडल में बाकायदा उसमें प्रूव करके दिखाया हुआ है कि किस तरह से जो हम बोल रहे हैं ना कि जो हमें फ्यूचर में जितने डिविडेंड मिलेंगे उन सब की प्रेजेंट वैल्यू ही आज के टाइम में उस शेयर्स का करंट मार्केट प्राइस होती है। तो दोनों में वो चीजें एक्सप्लेन करी हुई है, तो आपके वो कंसेप्ट जो है फंडामेंटल्स, बेसिकली मैं आपको बता दूं ये हम कुछ नया नहीं पढ़ रहे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जो आप पढ़कर आ रहे हैं हम उसी चीज को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी साथ साथ ही चलती है, तो एक्चुअल में कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड ही पॉइंट है, बट ठीक है अब इसको हम इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में भी पढ़ रहे हैं, तो आप एक बार वो देख लेंगे तो आपको और थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, आप उसको थोड़ा सा और अच्छे से देख लें, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो आपकी जो कह लीजिए कि काम कैसे करता है, ठीक है। तो उसके लिए लास्ट टाइम मैंने एक एग्जांपल लिया था, मैं पहले एक बार वहीं से शुरू कर लूं आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। वो एग्जांपल जो है अक्सर जो आपको हर बुक में मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर में, जैसे मैंने भी डाला हुआ है उस तरह के कई एग्जाम्पल अपनी बुक में, ठीक है। तो अब वही वाला एग्जाम्पल मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक बार आपको समझाने के लिए कि कोई इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर, और ये इक्विटी शेयर्स आज इसका करंट मार्केट प्राइस 150 रुपए है, ये मार्केट में 150 रुपए का मिल रहा है, मैं सेम वही बात रिपीट कर रहा हूँ। और ये वर्ष, पहला वर्ष, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। अगर आप इसको समझते हो तो देखो बेसिकली सब चीजें यहीं से निकल कर आ रही है, आप ध्यान देना। तो अब देखो आज ये जो आपको मिलेगा क्या, डिविडेंड मिलेगा, ठीक है, और पांचवें वर्ष के अंत में आप इसको बेचना चाह रहे हैं तो वहां पर आपका एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस मिलेगा, ठीक है। तो पहले वर्ष आपको 10 रुपए डिविडेंड मिलने वाला है, दूसरे वर्ष के अंत में आपको 12 रुपए डिविडेंड मिलेगा, तीसरे वर्ष के अंत में 15, फिर मिलेगा 16 रुपया और फिर मिलेगा 5 रुपए। जो आपको मैंने बताया था मैंने वही रिपीट किया है, नया कुछ नहीं लिया। और पांचवें वर्ष के अंत में ये शेयर जो आपने आज खरीदा है वो 180 रुपए में बिक जाएगा। तो आज मुझे शेयर 150 रुपए में लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मैं वो आपसे पूछ रहा हूँ। और लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए ये डिसीजन कैसे होगा, ये डिसीजन होगा उसके इक्विलिब्रियम प्राइस पर, उसके वैल्यूएशन पर। और वैल्यूएशन क्या है
कि जो कुछ फ्यूचर में मिलने वाला है उस सारे की प्रेजेंट वैल्यू का जोड़। अब क्वेश्चन उठता है कि प्रेजेंट वैल्यू कहाँ से लाऊं भाई। प्रेजेंट वैल्यू में हम देखेंगे कि इस कैटेगरी के जो इन्वेस्टर्स हैं, या यूं कहेंगे, अब देखो एक्सपेक्टेशन कैसे बनती है कि मान लीजिए ये कोई कंपनी ऑटो कंपनी है, तो हम देखेंगे कि ऑटो इंडस्ट्री ऑन एन एवरेज कितना रिटर्न दे रही है। मान लीजिए हमें पता चलता है ऑटो इंडस्ट्री ऑन एन एवरेज 10% रिटर्न दे रही है, तो इन्वेस्टर भी यही उम्मीद करके आएगा कि भाई चलो 10% का रिटर्न तो हमें कम से कम मिलना ही चाहिए। ठीक है, तो अब 10% का रिटर्न हमें मिलना चाहिए, तो 10% हमारी एक्सपेक्टेड रेट होगी। ठीक है, अब इसको अगर मैं मानकर चलूं, इसको बेस ले लूं कि भाई 10% की हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, तो अपने पीवी फैक्टर जो है, पीवी फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, एट 10% की जो रेट होती है, 10% की रेट हमारी क्या है, एक्सपेक्टेड रेट, एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है, और उस पर आपने ये वैल्यू देखी भी होगी, आपकी जानी पहचानी टेबल है, देखो ये। ठीक है, आपके लिए मैंने स्कैन करके रखी भी हुई थी वैसे, बाकी आपको पता होगा, इनकी तो वैल्यू भी याद होगी। ये देखिए 10% की रेट पर आप यहाँ देख पा रहे होंगे। ठीक है, पहले वर्ष का 0.909, 0.826, 0.751, 683, 621। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज हैं, ठीक है, इनको आप यहाँ पुट करें तो 0.909, 0.826, 0.751, 0.683 और 0.621। और अब यहाँ देखिए कि ये वैल्यू टोटल कितनी आती है। ठीक है, और ये वैल्यू जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप इनको मल्टीप्लाई करके लिख लेना। ये लास्ट टाइम मैं करवा चुका था, इसलिए मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ। 10 को इससे गुना करेंगे, 12 को इससे, 15 को इससे, 16 को इससे, और 5वें वर्ष में कितना मिलेगा, 5 रुपए तो डिविडेंड, और 180 रुपए में शेयर बिक जाएगा, यानी कि 180 रुपए। तो इसको 0.621 से, तो जब आप इसका टोटल करेंगे तो लगभग 156 रुपए समथिंग आ रहा था, मुझे ऐसा ध्यान है, 156 रुपीज। ठीक है, तो अब ये शेयर जो है, इसका आज मैं अगर वैल्यूएशन करने बैठता हूँ, तो भाई ये शेयर मुझे मिलना चाहिए 156 रुपए में। जो कुछ ये मुझे दे रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू 156 रुपए है, और मुझे मिल रहा है मार्केट में 150 में, तो यानी कि सस्ता मिल रहा है। सो आई विल रिकमेंड टू बाय दिस शेयर, इसको आप खरीद लीजिए। लेकिन अगर ये मार्केट में मुझे 200 का मिल रहा हो, तो मैं इसको कहूंगा कि भाई ये शेयर ओवर प्राइस है, ये 156 रुपए का मिलना चाहिए, आपको 200 रुपए मिल रहा है, तो इट इज ओवर प्राइस, तो आप इसको मत खरीदिए। अब खरीदने का डिसीजन लेने जा रहे हो तो हम कहेंगे मत खरीदिए, और आपके पास ऑलरेडी शेयर है तो हम कहेंगे भाई इसको और होल्ड करने की जरूरत नहीं है, कि आप इसको बेचिए और बेच कर निकल जाइए, और कोई और अच्छी सिक्योरिटी पकड़िए जो अंडर प्राइस सिक्योरिटी हो, क्योंकि तो ऑलरेडी ओवर प्राइस हो चुका है। तो और ज्यादा अब इसके प्राइस बढ़ने के चांसेस, मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइस नहीं बढ़ सकता, लेकिन काम होता है प्रोबेबिलिटी पर, तो बढ़ने के चांसेस कम है और घटने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, जब कोई सिक्योरिटी ओवर प्राइस्ड हो जाती है तो उसके हम कहते हैं कि बढ़ने के चांसेस बढ़ सकती है, फिर भी बढ़ने के चांसेस लेकिन कम हो जाते हैं, और घटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से सेफ साइड हमें क्या कहती है, सेफ साइड हमें ये कहती है कि भाई अभी इस सिक्योरिटी को आप ना खरीदें। अब देखिए, जो बात मैं आपको बताना चाह रहा था, एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ, या पहले मैं इसी से ही बात करता हूँ। अब आपका एक जाना पहचाना सा फॉर्मूला आपने कभी पढ़ा होगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, ये सब बच्चों ने पढ़ा हुआ है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के टाइम, D1 डिवाइडेड बाई, ठीक है, MP0, MP0 जस्ट P0 भी लिख सकता हूँ, MP0 करंट मार्केट प्राइस, और प्लस G ग्रोथ रेट। और यहाँ से आपने मार्केट प्राइस निकाला था MP0 इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई KE माइनस G। इसके बारे में बड़ी डिटेल में मैंने उससे जो आपका गोल्डन मॉडल है उसमें मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि कैसे क्या ड्राइव होता है। वेल, अब यहाँ देखिए कि ये मार्केट प्राइस है, जो डिविडेंड्स है उन सबकी प्रेजेंट वैल्यू का जोड़ होता है। अब आप कहेंगे कि ये क्या है, किस तरह से क्या फॉर्मूला आया, ये कहाँ से बना। ठीक है, क्या यहाँ वो नियम लागू हो रहा है, ये गॉर्डन का दिया हुआ ये फॉर्मूला है। ठीक है ना, एक तरह से देखा जाए तो गॉर्डन मॉडल ही है जिसको हम अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में यूज करते हैं। तो अब देखो, ये बड़े ध्यान से समझने वाली बात है। मैंने आपसे कहा कि भाई जो कुछ आपको फ्यूचर में मिलेगा डिविडेंड, ठीक है,
उस सारे डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू का जो जोड़ होगा, ठीक है, वो आज का आपका इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस होगा। ठीक है, अब आप कहेंगे जी हम क्यों माने, तो उनका चलो भाई एक बार मान कर देखो, तुम करके देखो। मार्केट प्राइस मैं कह रहा हूँ, करंट मार्केट प्राइस क्या होगा, करंट मार्केट प्राइस होगा समेशन, ठीक है, जोड़ का मतलब समेशन। मैं कह रहा हूँ कि भाई जो पहले वर्ष के अंत में डिविडेंड मिलेगा, अब देखो आपने ये सब चीजें पढ़ी होगी, इनको मैं अब दोबारा रिपीट यहाँ नहीं कर सकता, कि जो डिविडेंड हम दे चुके हैं दैट इज कॉल्ड D0। जो डिविडेंड हमने पे किया है लास्ट टाइम वो D0 कहलाता है, और जो डिविडेंड अब आगे एक्सपेक्टेड है जो दिया जाना है वो D1 कहलाता है। और D1 कैसे निकलता है कि जो हमारा डिविडेंड था उसमें ग्रोथ रेट जोड़ दो। भाई लास्ट टाइम हमने 10 रुपए डिविडेंड दिया था और ये 10% से बढ़ने की उम्मीद है, तो 10 इंटू 1 प्लस 0.10। ठीक है, तो अगला डिविडेंड कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, 11 रुपए एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अगला डिविडेंड हमें मिलेगा वो 11 रुपीज मिलने की उम्मीद है। तो अब जो हमें डिविडेंड मिलेगा 11 रुपीज, उसकी प्रेजेंट वैल्यू, फिर जो अगला डिविडेंड मिलेगा जो 11 में 10% जोड़कर उसकी प्रेजेंट वैल्यू, फिर जो आगे मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हो आप, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू के लिए आपने देखो ये जो वैल्यू निकाली है 0.909826751683, ये आपने फाइंड आउट किस तरह से की, ठीक है, उसको समझें जरा एक बार। एक मिनट रुकिए, मैं जरा इसको नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ, फिर करते हैं बात इस पर। हाँ जी, तो आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस के कर रहे हो और पावर n कर रहे हो। ठीक है, देखो 10%, के जब आपका 10% है यानी कि 0.10 है, तो पहले वर्ष की वैल्यू 1 प्लस 0.1 पावर 1.909। इसी तरह से 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 की पावर 2 करोगे तो 0.826.751 इस तरह से हो रही है। ठीक है ना, तो अब मैं कह रहा हूँ कि भाई फ्यूचर में मिलने वाले सभी डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू का जोड़, यानी कि भाई पहले वर्ष के अंत में डिविडेंड मिलेगा ये D1 1 प्लस के, फिर अगले साल जो डिविडेंड मिलेगा उसको मैं D2 लिख दूं, D2 1 प्लस के, ठीक है, और पावर इसकी हो जाएगी 2, है ना, जैसे यहाँ ही हो रही है। ठीक है, फिर तीसरे वर्ष जो डिविडेंड मिलेगा D3 1 प्लस के ई पावर 3 प्लस ये अप टू इनफिनिटिव टाइम तक चल रहा है। ठीक है, अब इसका जो जोड़ अगर आप कर सको तो ये जो जोड़ होगा वही आज का करंट मार्केट प्राइस होगा। अब इसका जोड़ करेंगे कैसे, इसका जोड़ आपको ऐसे करना है कि पहले आपको पहचानना है इसको कि किस तरह की सीरीज। ठीक है, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ D1 1 प्लस के ई। अब D2 कैसे आया देखा जाए तो D2 ऐसे है D1 1 प्लस जी और 1 प्लस के ई का स्क्वायर, प्लस फिर यहाँ देखो ये D3 कैसे आया देखा जाए तो अगर मैं सबको D1 के उसमें लिखना चाहूँ तो D1 1 प्लस जी की पावर 2 और नीचे 1 प्लस के ई का स्क्वायर, और ये चलता रहेगा, ठीक है जी, अप टू इन्फिनेटिव टाइम। ठीक है, अब फिर से देखो आगे, अब गौर से देखो सीरीज है किस तरह की, आपने बेटा पढ़ी होगी, दो तरह की प्रोग्रेशन होती है, एक होता है एपी और एक होता है जीपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और एक होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है जिसमें एक कांस्टेंट वैल्यू बढ़ती चली जाती है, जैसे 2 4 6 8 10, इनमें सब में 2 2 बढ़ रहा है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2 4 8, ठीक है, 16 32, ठीक है, इसे हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपने पढ़ी होगी,
तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है, मल्टीप्लाई होती चली जाती है कॉमन फैक्टर से, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है एक कॉमन फैक्टर उसमें जुड़ता हुआ चला जाता है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जिस कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई होती है उसे बोलते हैं कॉमन रेशो। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, कॉमन रेशो। ठीक है, कॉमन रेशो वो वैल्यू, जैसे यहाँ कॉमन रेशो है 2, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, 2 गुनी 4, 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16, 16 गुना 2 32 एंड सो ऑन, इस तरह से आगे बढ़ रही है। तो अब अगर अच्छा, फिर जो फर्स्ट टर्म होती है, अगर फर्स्ट टर्म हमें पता हो और कॉमन रेशियो का अगर हमें पता हो, तो हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कितनी भी इन्फिनिटिव हो, हम उसका टोटल निकाल सकते हैं। अब मैं सीधा काम की बात पर आता हूँ, आपको ध्यान है नहीं है मैं लिख देता हूँ कि सम ऑफ इन्फिनिटिव जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज, एक इन्फिनिटिव मतलब अनंत समय तक चलने वाली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज का जो टोटल है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है भाई ए, ये फॉर्मूला नोट कर लेना। ठीक है, कहाँ से आया उसके लिए एक बार मैथ फिर से पढ़ लेना, ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, ये आपका उस टाइम का सीखा हुआ होना चाहिए। ए होता है यहाँ फर्स्ट टर्म, FIRST फर्स्ट टर्म, और आर होता है कॉमन रेशियो। ठीक है भाई, तो अब जरा इसको अप्लाई करें, देखें ये जो मैं कह रहा हूँ ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अब यहाँ देखना आपकी इस सीरीज में ये वाली है ना, हम ये कह रहे हैं ना कि जो इक्विटी शेयर्स का जो वैल्यू है वो क्या होता है, जितने भी डिविडेंड मिलेंगे फ्यूचर पीरियड में उन सब डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू के जोड़ के बराबर। तो ये पहले वर्ष का डिविडेंड D1 1 प्लस के, ये दूसरे वर्ष का डिविडेंड 1 D2 और इसको डिवाइड कर दिया 1 प्लस के स्क्वायर से। ठीक है, D3 1 प्लस के क्यूब एंड सो ऑन, और D1 2 को हम लिख सकते हैं D1 ब्रैकेट 1 प्लस जी, D1 ब्रैकेट 1 प्लस जी स्क्वायर एंड सो ऑन। तो देखा जाए तो दिस इज योर फर्स्ट टर्म। ठीक है, जो आपकी सीरीज में पहली वैल्यू क्या है ये, और कॉमन रेशियो क्या है जरा देखना, ये अगली वाली सीरीज किससे मल्टीप्लाई हुई, D1 यहाँ भी था जी, D1 यहाँ भी था, 1 प्लस के यहाँ भी है, 1 प्लस के यहाँ भी है लेकिन स्क्वायर हो गया। ठीक है, और 1 प्लस जी यहाँ नहीं था, यहाँ आ गया। तो यानी कि आगे किससे मल्टीप्लाई हुआ, 1 प्लस जी 1 प्लस के से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आगे देखना इस वाले में 1 प्लस जी यहाँ पर एक बार था, एक बार और हो गया, और यहाँ 1 प्लस के स्क्वायर था, ये क्यूब करना भूल गया, क्यूब आ गया, तो 1 प्लस के क्यूब। तो एक बार फिर से 1 प्लस जी और 1 प्लस के से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है ना, तो अब यहाँ देखो हमारी इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सॉरी जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, फर्स्ट टर्म तो मुझे मिली, तो फर्स्ट टर्म जिसको हम ए बोल रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म ए तो इक्वल टू है D1 1 प्लस ए, और कॉमन रेशियो क्या है, बार बार ये मल्टीप्लाई किससे हो रही है, हर बार ये मल्टीप्लाई हो रही है 1 प्लस जी और नीचे 1 प्लस के, इससे बार बार मल्टीप्लाई हो रही है, ये हमारा कॉमन रेशियो है। अब जीपी कहती है कि अगर आप इस तरह से इसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, अगर आप इसको जो है इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो आपके पास ये वैल्यू निकल आएगी, इसका जो जोड़ है वो निकल आएगा। तो मैं पहले 1 माइनस आर को सोल्व करके देखूं, तो 1 माइनस आर कितना है, 1 प्लस जी 1 प्लस के, 1 प्लस के, ये हो गया 1 प्लस के माइनस 1 माइनस जी, समझ रहे हो ना, ये ब्रैकेट है एक तरह से। तो जब 1 प्लस के आ गया तो ये -1 और माइनस जी हो गया, तो 1 से 1 कैंसिल, क्या बचा के ई माइनस जी, और नीचे 1 प्लस के ई, और अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, ए तो ये है
फर्स्ट टर्म D1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस के ई, और ये है इसका कॉमन रेशो जिससे डिवाइड करना 1 माइनस आर से, ठीक है ना। तो इसको मैं अब ऐसे लिख दूं, तो फर्स्ट टर्म हो गई D1 1 प्लस के ई, और इसको डिवाइड किससे करना है, 1 माइनस आर की वैल्यू मैंने निकाल ली, के ई माइनस जी 1 प्लस के ई, या इसको ऐसे लिख सकते हैं D1 1 प्लस के ई और मल्टीप्लाई 1 प्लस के ई और के ई माइनस जी। तो ये हो गया जी कैंसिल, वैल्यू आ गई D1 डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी। यही थी, यही पढ़ रहे थे हम कि शेयर का मार्केट प्राइस कितना होता है। शेयर का मार्केट प्राइस होता है जी D1 डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी। कहाँ लिखा था मैंने, शुरू में लिख दिया था, ये रहा, ठीक है। ये तो बताने के लिए बताया था कि D1 होता है, D0 होता है हमारा फर्स्ट जो लास्ट डिविडेंड हमने पे किया। तो सब चीजें आपस में इस तरह से आती है। अब ये देखो, ये भी वहीं से आ रहा है, ये सारा वैल्यूएशन वहीं से हो रहा है। तो अब इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं एक दो और एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं भी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट पर तो जा ही नहीं रहा हूँ, सिर्फ जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर में जो है जो क्वेश्चंस होते हैं, एक दो क्वेश्चन मैंने अपनी बुक में भी डाले हुए हैं, मैं उनको करवा रहा हूँ फिलहाल तो अभी, ठीक है। आप पहले उनको समझ कर देखो, वही चीज आपके करे हुए क्वेश्चन होंगे, शायद आपको देखकर याद आ जाए। अब एक इसमें इलस्ट्रेशन है, मैं उसकी फिगर लिख रहा हूँ सीधा कि अब ये डिवेंचर की बात कर रहा हूँ, सब जगह वही चीज लागू होगी। डिवेंचर्स है भाई, और डिवेंचर्स है फेस वैल्यू 100 रुपया, ठीक है। और मैच्योरिटी पीरियड है भाई इसका 7 ईयर, 7 वर्ष में रिडम्पशन होगा। अब आप अभी तक तो शायद आपने क्वेश्चन ज्यादातर इस तरह के किए होंगे जिसमें इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट रहती है। अब अगर ये इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाती है तो आप कैसे करोगे। देखो, मैंने आपसे कहा कि भाई इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इंटरेस्ट रेट पहले 2 साल तो भाई 8%, फिर तीसरे और चौथे साल मिलेगा आपको 12%, और फिर 5वें से 7वें वर्ष तक मिलेगा आपको 15%, ठीक है। अच्छा, अब इस तरह के जो डिवेंचर्स हैं, ठीक है, उन पर जो रिटर्न मिल रहा है, जो इस तरह के जो दूसरे डिवेंचर्स हैं ना, वो हमें 16% का रिटर्न दे रहे हैं, ठीक है। डिवेंचर्स या बॉन्ड्स ऑफ सिमिलर टाइप्स आर प्रोवाइडिंग 16% रिटर्न्स टू इन्वेस्टर्स। तो आप बताओ कि इसको आज मुझे खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, खरीदूं तो कितने में खरीदूं, कितने रुपए में मिले कि मैं इसको खरीद लूं। अब बात वही है, बेसिक चीज वही है। अगर आप इसको समझते हो तो यूं कहने को तो आपको अलग अलग फॉर्मूले मिलेंगे बुक्स में कि भाई बॉन्ड का वैल्यूएशन ऐसे, डिबेंचर का ऐसे, शेयर का ऐसे, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर बेसिक कंसेप्ट आपके समझ में है तो सभी का एक जैसे है। तो अब हम कहेंगे कि पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष, 5वें, 6ठे और 7वें वर्ष मिलना क्या है, पहले मैं वो लिख देता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 क्या मिलना है भाई, पहले 2 वर्षों तक हमें 8% ब्याज मिलेगा। तो 100 पर 8%, 8 रुपए। थोड़ी देर के लिए टैक्स फैक्टर को इग्नोर कर देते हैं, 8 मिलेंगे। तीसरे वर्ष कितना मिलेगा, तीसरे से चौथे वर्ष मिलेगा हमें 12%, तो 12 रुपए मिलेंगे। अच्छा, 5वें वर्ष कितना मिलेगा, 5वें, 6ठे, 7वें वर्ष मिलेगा 15% का ब्याज, 15 रुपए, 15 रुपए और यहाँ पर 15 रुपए, ठीक है। और 7वें वर्ष के बाद डिबेंचर्स का रिडम्पशन होना है, और ये चीज मैं चलो इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूँ। डिबेंचर का रिडम्पशन आपको पता है डिस्काउंट पर तो हो नहीं सकता, तो मैं कहता हूँ डिबेंचर का जो रिडम्पशन होगा ना, रिडम्पशन होगा एट 5% प्रीमियम, 5% प्रीमियम पर रिडम्पशन होगा। तो अब जरा बताना 7वें वर्ष आपको क्या क्या मिलेगा, 15 रुपए का तो ब्याज मिलेगा, और 100 रुपए का डिवेंचर है, 5 रुपए प्रीमियम जोड़कर 105 रुपए ये वापस मिलेंगे। यानी कि 7वें वर्ष आपको जो मिलेगा वो 120 रुपए मिलेगा।
ठीक है। अब 15% की रेट, नहीं सॉरी 15 नहीं 16%, जो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कितना मिल रहा है, इस तरह के दूसरे डिवेंचर्स कितना पे कर रहे हैं, इस तरह के दूसरे डिवेंचर्स हमें पे कर रहे हैं 16%। तो हमारी एक्सपेक्टेशन हो गई है आपसे कि भाई हमें भी 16% मिलना चाहिए। ठीक है, तो 16% की रेट पर अब आप जो पीवी फैक्टर लेंगे, पीवी फैक्टर एट 16%। तो 16% की रेट पर पीवी फैक्टर देखें, आप देखिए जरा, ये टेबल आपके सामने रही वही 10% तक है इस पेज पर। तो अगले पेज पर चलते हैं वही, ये रहे वही 16%, 0.862, 743, 641, 552 और 476। ठीक है, लेकिन तो वहीं पर ले जाकर 410 और 354। ठीक है, ये मैं वहां ले जाकर इनको लिख रहा हूँ। ठीक है ना, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि टेबल तो आपको देखने में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इनको, 0.862, 0.743, 0.641, 0.552, 0.476, 0.410, 0.354। थोड़ा सा चलने में प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, आप सुन ले जो मैं बोल रहा हूँ, उसको समझ आ रहा होगा आपको। तो अब आप इनको ऐसे मल्टीप्लाई करें, उसका मैं टाइम बचा रहा हूँ, मैंने कैलकुलेशन की हुई है इसमें ऑलरेडी। ठीक है, तो ये वैल्यू जब मैं इसका टोटल करता हूँ भाई, तो ये वैल्यू आती है आपकी 82.92, 82 रुपये 92 पैसे। ये 82 रुपये 92 पैसे में मिलना चाहिए था, आपको मिल रहा है 100 रुपए में। भाई महंगा मिल रहा है, हम इसको नहीं खरीदेंगे, आपके शेयर्स का प्राइस गिर गया है। अब यहाँ से आपको वो बात भी समझ में आ रही होगी जो मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। मैं कहता हूँ कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो रेट नहीं जो आप देते हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो रेट है जो इन्वेस्टर आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, जो आपको उन्हें पे करनी जरूरी है ताकि अपने शेयर्स का मार्केट प्राइस को बनाए रख सके, नहीं तो उसमें गिरावट आएगी। और क्यों आएगी, आप देख रहे हो भाई, इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ आपसे 16%, आप उनको दे रहे हो 8%, 12%, 15%। यानी कि ये जो शेयर है, ये या डिवेंचर है, जो 100 रुपए का आप दे रहे हो, अब ये 100 रुपए में नहीं बिकेगा, इसकी वैल्यू में गिरावट आ जाएगी। और वो आपको नजर आ ही रही है कि इसका इक्विलिब्रियम प्राइस गिर चुका है, ये महज 83 रुपए में बिकेगा, 100 रुपए में इसको नहीं खरीदेगा कोई। ठीक है ना, तो इस तरह से वैल्यूएशन किया जाता है। अब मैं एक बार फिर से आपको इक्विटी शेयर पर ले चलता हूँ। ये भी आपका, मैं कह रहा हूँ कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल में किया हुआ क्वेश्चन होगा, आपने किया होगा जरूर कहीं ना कहीं। इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते थे, मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ उसको, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर में से ही ले रहा हूँ समझ लो एक तरह से, कि कोई कंपनी है एक्स लिमिटेड, ठीक है, और वो उसकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल है, केई की बात कर रहा हूँ, वो 10%, ध्यान से समझना इस बात को। और कंपनी ने डिविडेंड पे किया, लास्ट ईयर डिविडेंड पे किया D0, वो इन्होंने पे करा है भाई 5 रुपया। अब ध्यान से सुनिए कि इट इज एक्सपेक्टेड दैट द डिविडेंड विल ग्रो एट रेट ऑफ 15% फॉर 2 years। जो ग्रोथ रेट है ना, वो पहले 2 वर्षों तक तो 15% रहेगी, 2 years। ठीक है, और 12% फॉर नेक्स्ट 3 years, 12% रहेगी अगले 3 वर्षों तक। और फिर इसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगी 8%, इसके बाद फिर ये 8% हो जाएगी फॉर एवर, हमेशा के लिए। तो व्हाट शुड बी द करंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो आज इस शेयर्स का इक्विटी मार्केट प्राइस कैसा होना चाहिए, आपने जरूर किए होंगे क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जरूर आते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे हैं ये इस तरह के। तो अब ये वैल्यूएशन कैसे करते हैं जरा गौर से देखो। अब अभी अभी हम पढ़कर आ रहे हैं, हमने एक फॉर्मूले से प्रूव भी किया कि भाई जो शेयर का मार्केट प्राइस होता है, करंट मार्केट प्राइस, में एम को हटा ही देता हूँ, जस्ट पी की बात करता हूँ। जो करंट मार्केट प्राइस होता है P0 जिसको हम बोलते हैं, वो होता है D1 डिवाइड बाय KE माइनस G। लेकिन समस्या क्या है, समस्या ये है कि ये जो G है ना, ये वाली G,
ये जी कांस्टेंट होनी चाहिए, ये जी कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर ये हर साल बराबर है तब तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन अगर ये हर साल बराबर नहीं है तो ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा। तो अब क्या करें भाई? अब वही डेफिनेशन अगर आपको समझी हुई है तो काम आएगी कि किसी भी इक्विटी शेयर, ये इक्विटी शेयर का होल लाइफ है, यूं समझ लो जो मैंने लिख दिया, ठीक है। आज के जीरो पीरियड में तो आप हैं, अभी खरीदने पर विचार कर रहे हो, ठीक है। अब ये 1 2 3 4 5, ठीक है। ये पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथा और पांचवा, और पांचवे के बाद ये छठा, सातवां, आठवां आपको नजर आ रहा है, आपको इंफिनिटिव टाइम। और मैंने अभी आपको क्या बताया, अभी हमने क्या प्रूव करा कि जो इक्विटी शेयर है उसका करंट मार्केट प्राइस क्या होता है जी? उसका करंट मार्केट प्राइस होता है कि उसके होल लाइफ में जितने भी डिविडेंड मिलेंगे, जितने भी डिविडेंड मिलेंगे उन सब की प्रेजेंट वैल्यू के जोड़ के बराबर, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो, अब इसको जितने भी डिविडेंड मिलेंगे, पहले 5 वर्षों तक तो डिविडेंड अलग अलग रेट से मिल रहे हैं, तो 5 वर्षों तक का तो मार्केट प्राइस में ऐसे निकालो, 5 वर्षों तक जो रिटर्न मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो मैं ऐसे निकाल लेता हूँ कि 1 साल, 2 साल, 3, 4 और 5, 5वें वर्ष तक जो मिलेगा उसकी डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू तो पहले मैं अलग कर लेता हूँ, ध्यान से समझना इस बात को। तो आपने डिविडेंड अभी लास्ट दिया कितना था? आपने भी 5 रुपए डिविडेंड दिया था, और पहले 2 वर्षों तक आपकी ग्रोथ रेट कितनी रहनी है? पहले 2 वर्षों तक तो रहेगी भाई 15%, फिर हो जाएगी 12% और फिर रह जाएगी 8%, ठीक है। तो पहले वर्ष ये जो डिविडेंड है, ठीक है, D01 प्लस जी करते हो ना, D01 प्लस जी, एक मिनट रुकिए, D01 प्लस जी, यानी कि 5 इंटू 1 प्लस 0 पॉइंट कितना परसेंट थी? 12%, 15%, 1 प्लस 0.15, तो 5 में 15% जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? ये 5 रुपया 75 पैसे। अब अगले वर्ष का हो जाएगा 5.75, और ग्रोथ रेट कितनी? 15%, फिर 15% से बढ़ेगा, ये कितना आ जाएगा भाई? ये 6 रुपया 6.61 हो जाएगा। फिर तीसरे वर्ष 6.61 है, वो किस रेट से बढ़ेगा? 1 प्लस 0.12, आगे 12% की रेट से बढ़ने वाला, ठीक है। तो 12% की रेट से बढ़ेगा तो ये हो जाएगा भाई 7.40, फिर ये 7.40 है, ये बढ़ेगा आगे फिर 12% की रेट से, तो ये क्या हो जाएगा भाई? 8.29, और फिर ये 8.29 है, ये बढ़ेगा 12% की रेट से, तो ये हो जाएगा भाई 9.29, ठीक है। तो ये सारे डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू का टोटल आ गया 5 वर्षों तक की डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू का, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू तो अभी मैंने निकाली नहीं है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। एक्सपेक्ट कितना कर रहे हैं वो? कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है? 10%, तो 0.909, 0.826, ठीक है, 0.751, 0.683, 0.621, और इनको मल्टीप्लाई करके आप इनका टोटल करेंगे, ये 27 रुपया 68 पैसा आ जाएगा, ठीक है भाई। अब जो समझने लायक बात है वो देखो, अब 5 वर्षों तक का तो भाई मेरे पास फॉर्मूला नहीं लग सकता था, क्योंकि ये वाला जो है, ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ठीक है, इसके लिए जी कौन सी होनी चाहिए? इसके लिए जी होनी चाहिए कांस्टेंट वाली। तो भाई पहले 5 वर्षों तक जो डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू, अब देखो मैं अनंत समय तक जाकर जैसे जोड़ थोड़ी कर सकता हूँ, तो आगे तो मुझे फॉर्मूला ही चाहिएगा। तो पहले 5 वर्ष तक जब तक फॉर्मूला नहीं लग सकता था तब तक तो मैंने मैनुअली 1 बाय 1 एक एक करके प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना। लेकिन अब यूँ सोचो, मैं अब आप आज यहाँ नहीं, आप 5 वर्ष बाद हो, यूँ सोच लो, अभी 2020 चल रहा है, तो 2021, 22, 23, 24, अब आप 2025 में हो, आप यूँ समझ लो अभी आप 2025 में खड़े हो।
अब 2025 के बाद आगे 2026, 27, 28 में जो डिविडेंड्स मिलेगा, ठीक है, वो जो ग्रोथ होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। ये बात समझ रहे हो ना? तो अब यूं सोच लो, आप आज नहीं हो, आप 2025 में बैठे हैं और 2025 में जो डिविडेंड्स मिलेगा उन सबकी प्रेजेंट वैल्यू का जो टोटल है वो कैसे आ जाएगा, वो इस फॉर्मूले से आ जाएगा आगे। ठीक है, यानी कि 5वें वर्ष जाकर इस शेयर का जो मार्केट प्राइस होगा MP5 जिसको मैं बोल रहा हूँ, ये हो जाएगा 6वें वर्ष जो डिविडेंड मिलेगा D6 KE-G, ऐसे करते थे। तो D6 में फाइंड आउट कर लेता हूँ। ठीक है, ये 5वें वर्ष का मार्केट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, D6 कैसे निकालेंगे? D6 इज इक्वल टू 9.29 1 प्लस 0.08। ठीक है, तो 9.29 में 1.08, अब आप इसको जो है जोड़कर निकालें, 8% जब जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी भाई 10 रुपये 10.03। ये इसका डिविडेंड आ जाएगा और इसके बेस पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि 5वें वर्ष मार्केट प्राइस कितना होगा। ठीक है, सो MP5 इक्वल टू हो जाएगा D6 10.03 डिवाइडेड बाई KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल 0.10 माइनस KE माइनस G 0.08। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 501 रुपया बन जाएगी, 501 रुपया 50 पैसे। ठीक है, अब समझो जरा हमने क्या किया, मैं फिर से लाइन लगा देता हूँ यार। इन 5 वर्षों तक का तो हमने अलग से निकाली प्रेजेंट वैल्यू, और इन 5 वर्षों के बाद जितना जो कुछ मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू हमने अलग से निकाल दी अगले 5 वर्ष के बाद जितना भी टाइम बचा उस पीरियड के लिए। लेकिन समस्या ये कि ये वाली वैल्यू अभी यहाँ निकाली है, इधर 5वें वर्ष में निकाली, आज कितनी है? तो मैं अब इस वैल्यू को आज यहाँ लाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसकी प्रेजेंट वैल्यू कर देता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी? 501 रुपया 50 पैसा। और इसको ये वैल्यू कब है? ये 5 वर्ष बाद की वैल्यू है। आज की टाइम में वैल्यू कितनी है? मल्टीप्लाई कर दो 0.621 से, और 0.621 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू कितनी आती है? एक बार कर लेते हैं इसको, कितनी मल्टीप्लाई करने के बाद आता है ये आता है भाई 311.43। तो आज ये शेयर कितने रुपए में मिलना चाहिए? आज इस शेयर से जो मतलब अगले 5 वर्षों में डिविडेंड मिलेगी उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो ये है, और 5 वर्ष से आगे जितने डिविडेंड मिलेंगे उनकी प्रेजेंट वैल्यू 5 वर्ष बाद देखोगे तो इतनी है, लेकिन आज के टाइम में उसकी वैल्यू कितनी है? 311 रुपये 43 पैसे। तो आज अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये आज का इक्विलिब्रियम प्राइस यानी कि करंट मार्केट प्राइस निकल आएगा। ठीक है, और ये मार्केट प्राइस हो जाएगा 339.11, यानी कि आज ये शेयर 339 रुपीज 11 पैसे में खरीदना चाहिए। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं हो गया कहीं? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? देखो मैंने सिंपली क्या किया है, मैंने किया है कि इसको एक तरह से टाइम लाइन पर समझ लो। टाइम लाइन पर भाई 5 वर्षों के डिविडेंड तो मैंने अलग से निकाल लिए प्रेजेंट वैल्यू, और 5 वर्ष के बाद जितने डिविडेंड मिलेंगे उनकी प्रेजेंट वैल्यू 5वें वर्ष कितनी होगी? 511 रुपए फॉर्मूले से निकाल ली, इस फॉर्मूले में पुट करके, और वो वैल्यू फिर आज की डेट में लाने के लिए उसकी फिर से प्रेजेंट वैल्यू ले ली। ठीक है, तो यानी कि इसका अब एक तरह से जो है मैंने फॉर्मूले रूप में लिखा हुआ था उसको समझाने के लिए। ठीक है, फॉर्मूले रूप में अगर मैं इसको लिखूं तो मैं क्या कह सकता हूँ कि इस केस में जो आपका इक्विटी शेयर है उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका जो मार्केट प्राइस है वो क्या हो जाएगा? इस केस में आपका मार्केट प्राइस हो जाएगा कि जो आपका जो कह लीजिए कि जब तक वो ग्रोथ रेट कांस्टेंट नहीं रहती तब तक का जो मार्केट प्राइस है उसका सम कर लीजिए। ठीक है, ये आपका मार्केट प्राइस हो जाएगा MPGO इक्वल टू सम ऑफ डिविडेंड्स
ठीक है, विद चेंजिंग ग्रोथ रेट। जैसे 5 वर्षों तक ग्रोथ रेट चेंज हो रही थी, तो 5 वर्षों के डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू का टोटल, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू और लिखना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड्स विद चेंजिंग ग्रोथ रेट, और प्लस क्या करें, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, ऑफ मार्केट प्राइस, ठीक है, कौन सा मार्केट प्राइस, वो जहां से ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मार्केट प्राइस आफ्टर विच द जी यानी कि ग्रोथ रेट विल बिकम कांस्टेंट। जहां से ये आपकी ग्रोथ रेट यानी कि जी कांस्टेंट हो जाएगी, उसकी प्रेजेंट वैल्यू, तो कुछ नहीं है, देखा जाए तो वही है, कुल मिलाकर वही हमने फाइंड आउट किया। तो इस तरह से आप जो भी सिक्योरिटी, जो भी बॉन्ड, जो भी प्रेफरेंस शेयर्स आप लेना चाहें ले सकते हैं, ठीक है, जो कुछ मिल रहा है बस वो देख लो, उस सारी की प्रेजेंट वैल्यू ले लो, और प्रेजेंट वैल्यू किस रेट पर ले लो, जो इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस रेट पर उसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लो, और उससे आप उसको फाइंड आउट कर लो, ठीक है। तो ये इस तरह से, अगर आप एक इसकी और, चलो मैं प्रैक्टिस आपको और करा दूंगा, बाकी कुल मिलाकर जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैं आपको बता चुका हूँ। बेसिक कंसेप्ट आपका ये होता है।